नमस्कार बच्चों। आज हम वैदिक काल में हिंदुओं में कैसी लॉटरी चलती थी जिसका जिक्र लेखक ने किया है, इस प्रश्न के साथ साथ मिट्टी के ढेले चुन लो। ढेले चुन लो जो आज आपने पाठ पढ़ा, सुमन मैम ने पढ़ाया डीओई की ऑनलाइन कक्षा में, उसके कुछ और प्रश्नों के उत्तर आज हम इसी पाठ में करेंगे। तो पहला प्रश्न मैंने आपको पढ़कर सुनाया कि वैदिक काल में हिंदुओं में कैसी लॉटरी चलती थी। लॉटरी में ओ आएगा बेटा, डबल ओ नहीं आता है। ये जो बड़ी ओ की मात्रा है ये नहीं आएगी। तो जिसका जिक्र लेखक ने किया है, किस लॉटरी की बात कर रहे हैं उस विषय में हम पढ़ेंगे। उस काल में एक हिंदू युवक विवाह करने हेतु युवती के घर जाता था। यह प्रथा किसके समान थी बच्चों? यह प्रथा लॉटरी के समान थी। वह अपने साथ 7 ढेले ले जाता था और युवती के सम्मुख रखकर उससे चुनने के लिए कहता था। इन ढेलों की मिट्टी अलग अलग तरह की होती थी। इस विषय में केवल युवक को ही ज्ञान होता था कि मिट्टी कहाँ से कौन से स्थान से लाई गई है। अलग अलग स्थानों से मिट्टी ले जाई जाती थी और फिर युवक उन ढेलों को ले जाकर कहाँ रखता था? युवती के सामने। कहाँ कहाँ की मिट्टियाँ होती थी इसमें? मसान की, खेत की, वेदी, चौराहे, गौशाला की मिट्टी। और हर मिट्टी के ढेले का एक अर्थ था जो उस दौरान उस समय में उसके लिए स्थापित कर दिया गया था। तो यदि युवती गौशाला से लाई मिट्टी का ढेला उठाती थी तो उससे जन्म लेने वाला पुत्र पशुओं से धनवान यानी पशु बहुत होंगे। वेदी की मिट्टी से बने ढेले को चुनने वाली युवती से उत्पन्न पुत्र विद्वान बनेगा, ऐसी मान्यता थी। मसान यानी शमशान की मिट्टी से बने ढेले को चुनना अमंगल का प्रतीक माना जाता था। तो हर ढेले के साथ एक मान्यता जुड़ी होती थी और यह प्रथा एक लॉटरी के समान थी। जिसने सही ढेला उठा लिया उसे दुल्हन या वर प्राप्त हो गया और जिसने गलत उसके हाथ निराशा। तो इसी कारण इस प्रथा को लॉटरी से जोड़ दिया गया है। तो अब शायद आप समझ गए होंगे कि लेखक ने लॉटरी का प्रयोग इस विशेष प्रसंग में किस लिए किया। तो उम्मीद है आपको ये प्रश्न समझ आ गया होगा। इसी के साथ अब हम चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को देखते हैं। उम्मीद है आपने ये प्रश्न पढ़ लिया होगा, इसका उत्तर पढ़ लिया होगा। तो अब अगला प्रश्न हमारा है, दुर्लभ बंधु की पेटियों की कथा लिखिए। ये हमारा है अगला प्रश्न। अब इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं बच्चों। दुर्लभ बंधु एक नाटक है और इसका पात्र है पुरश्री। किसने लिखा है दुर्लभ बंधु नाटक? ये भी हमने आज की पाठ में पढ़ा था कि दुर्लभ बंधु एक पात्र है जिसकी पात्र हैं पुरश्री और उनके सामने 3 पेटियां रख दी जाती हैं और प्रत्येक पेटी अलग अलग धातु की बनी है। एक में सोने की, एक चांदी की और तीसरी लोहे से बनी है। और प्रत्येक को स्वतंत्रता है कि वह अपनी मनपसंद पेटी को चुने। चुने में छोटे ऊ की मात्रा आएगी बच्चों। अकड़बाज नामक नहीं, वास्तव में अकड़बाज व्यक्ति है। अकड़बाज व्यक्ति सोने की पेटी को चुनता है जिसमें खुद अकड़ है और फिर खाली हाथ वापस जाता है, क्योंकि अकड़ तो एक नैतिक गुण नहीं माना जाता। फिर जो लोभी व्यक्ति है वो चांदी की पेटी चुनता है और लौटता है, लेकिन जो सच्चा और परिश्रमी है वह लोहे की पेटी को चुनता है और उसे घुड़दौड़ में प्रथम पुरस्कार मिलता है। अगला प्रश्न, जीवन साथी का चुनाव मिट्टी के ढेलों पर छोड़ने के कौन कौन से फल प्राप्त होते हैं? इस विषय में हम पहले पढ़ चुके हैं कि ढेला चुनना प्राचीन समय की कौन सी प्रथा थी। अलग अलग ढेलों के अलग अलग मान्यताएं सिद्ध कर दी गई थी और उसी के आधार पर संतान का भविष्य देखकर कि संतान कैसी होगी ये फ़ायदा देखकर यह प्रथा लंबे समय तक समाज में कायम रही। तो इसके फल क्या होते होंगे बेटे? मुझे तो लगता है कि बच्चे जो इस प्रथा में फंस गए होंगे उनको मनोवांछित संतान न मिलने पर पछताना पड़ता होगा। अच्छी लड़कियां इस प्रथा में मुझे लगता है हाथ से निकल जाती होंगी, अर्थात किसी भी कारणवश इस प्रकार की शादियों से अछूती रह जाती होंगी और अपनी मूर्खता उनको समझ आती होगी, लेकिन एक समय निकलने के बाद। तो निश्चय ही कोई खास फ़ायदा इस अर्थ में हम नहीं देख सकते। फिर हम आशय स्पष्ट करते हैं। अपनी आँखों से जगह देखकर अपने हाथ से चुने हुए मिट्टी के डगलों पर भरोसा करना क्यों बुरा है? यह है हमारा अगला प्रश्न जिसका आशय हम स्पष्ट करेंगे। ध्यान से देखिए। और लाखों करोड़ों कोसों दूर बैठे बड़े बड़े मट्टी और आग के ढेलों, मंगल, शनिचर और बृहस्पति की कल्पित चाल के कल्पित हिसाब का भरोसा करना कितना अच्छा है, क्यों अच्छा है? तो
इन पंक्तियों की यदि हम बात करें तो विशेष तौर पर इन्हीं पंक्तियों के संदर्भ में हम देखते हैं कि भारतीय संस्कृति में जो आडंबर विद्यमान हो गए, लंबे समय से चलते आए और परंपराओं के रूप में हम लोगों ने उन्हें अपना लिया, तो उन पर एक चोट है, उन पर एक व्यंग्य है। इसके अनुसार जब हम अपने चुने मिट्टी के डगलों अर्थात ढेलों पर भरोसा करने को बुरा मानते हैं, तो यह कार्य तो हमने स्वयं किया है, हम ही ने चुना है। यदि यह बात बुरी है तो हम ग्रहों के चाल के अनुसार अपने जीवन को जोड़ देते हैं कि ढेले का तो यही चक्र था, लेकिन ग्रह ऐसे थे तो ऐसा हो गया। अब इसे सही क्यों कहा जाए? भाव यह है कि जिन ग्रह नक्षत्रों को हमने देखा तक नहीं, उनकी चाल के अनुसार अपने जीवन का निर्धारण करना बहुत बड़ी मूर्खता मानते हैं लेखक। और यदि हम इस बात को गलत कहते हैं तो दूसरी बात अपने आप गलत सिद्ध हो जाती है। यानी जो चीज़ हुई नहीं, जो चीज़ देखी नहीं, उसके आधार पर किसी भी भविष्य की बात का निर्णय करना उचित नहीं। अर्थात ये दोनों ही बातें अपने आप में गलत सिद्ध हो जाती हैं, चाहे ढेलों की बात करें और चाहे ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से हमारे जीवन या भविष्य की चाल की बात करें। तो ये हमारे पहले पंक्तियों का आशय है गद्यांश का। अगला है, आज का कबूतर अच्छा है कल की मोड़ से, आज का पैसा अच्छा है कल की मोहर से, और आँखों देखा ढेला अच्छा ही होना चाहिए लाखों कोस के तेज पिंड से। तो इन पंक्तियों का आशय बताने से पहले आपको बता दूं कि यह बात वात्स्यायन ने कही थी। उनके अनुसार जो वस्तु हमारे पास इस समय विद्यमान है उसे ही हमें उसी में संतुलित रूप से देखें तो उसी पर विश्वास करना चाहिए, उसी में रहना चाहिए। आने वाले कल के चक्कर में, बीते कल के चक्कर में विद्यमान वस्तु को सही कहना मूर्खता है। कल मोहरें सोने की थी या चांदी की, यह बात हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं। विशेष बात यह है कि आज हमारे हाथ में क्या है, आज कितना सामर्थ्य है, कितनी समृद्धि है। हमारे वर्तमान में जो हमारे पास है महत्वपूर्ण वही है। आंखों देखे ढेले को यदि हम सच माने तो यही सही है, क्योंकि लाखों किलोमीटर दूर, इतनी दूर जो पिंड हैं उन पर हमें विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे तो हमने देखा भी नहीं है। हाथ में जो ढेला है उसे कम से कम हमने देखा तो है। तो बच्चों, यही इस मूल कहानी का, मूल कथा का, मूल प्रसंग का व्यंग्य भी है। नमस्कार।